दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के द टाइम्स ऑफ इंडिया के क्लास में। ये सेम टॉपिक पे एडिटोरियल है जो कि पहले कल या परसों शायद मैंने अपलोड किया था फार्मर्स के बारे में। तो आज भी फार्मर्स के ही बारे में है, दोबारा इसी पे आ गया है। तो चलिए कोई नहीं, ये भी है तो फार्मर्स पे ही लेकिन अलग है थोड़ा सा, और इसमें आपको नए नए वर्ड्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड्स को आप नोट डाउन कर लीजिए और हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। अभी रात के 2 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि रोज़ रात को ही रिकॉर्ड करके अपलोड करता हूँ, लेकिन आज मैं ऐसा नहीं करूँगा। आज से मैं रात में रिकॉर्ड करूँगा, लेकिन इसको अपलोड सुबह में करूँगा। ठीक है, अपलोड इसी समय कर दूँगा, लेकिन अनलिस्टेड में रख दूँगा और सुबह में पब्लिक कर दूँगा। टाइमिंग सेट कर दूँगा, खुद ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर चुके होंगे इन वर्ड्स को। चलिए हम लोग एडिटोरियल पे, आज के एडिटोरियल पे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है, आप लोगों को अच्छा लगेगा और सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। क्या कह रहा है? व्हाट सर्वे शोज़। ठीक है, व्हाट का यहाँ पे यूज़ है, तो व्हाट एक WH वर्ड है। क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है कि व्हाट का मतलब क्या होता है। सर्वे मतलब सर्वे आप लोग जानते हैं। शो मतलब प्रदर्शित करता है, दिखाता है। ठीक है, और सर्वे किसको बोलते हैं? जो हम लोग देखते हैं हर जगह जा कर के जांच करते हैं कोई चीज़ का, उसको सर्वे बोलते हैं। मतलब कि कुछ डेटा कलेक्ट करके उसके आधार पे कोई निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, उसको सर्वे कहा जाता है। ठीक है, तो सर्वे क्या शो करता है, क्या दिखाता है? ठीक है, तो ये भी जो हम लोग कल या परसों एक एडिटोरियल पढ़े थे, शायद कल ही, उसी फार्मर्स के बारे में। तो ये भी एडिटोरियल फार्मर्स के ही बारे में है। ठीक है, लेकिन अलग है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा अलग है, कोई बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल माइग्रेशन, इम्पैक्ट ऑफ वोलाटाइल अर्निंग्स ऑन बिग फार्मर्स, ए पजल ऑन एजुकेशन। ये इसका सब टाइटल है। इम्पोर्टेंस मतलब होता है महत्व, इंटरनल मतलब आंतरिक, माइग्रेशन मतलब प्रवास, स्थानांतरण। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह लोग जो जाते हैं किसी काम से या कुछ या कमाने के लिए किसी भी चीज़ से, किसी भी मतलब वजह से, तो उसको माइग्रेशन कहा जाता है। तो आंतरिक जो स्थानांतरण है उसकी क्या वजह हैं? ठीक है, क्या मतलब उसका महत्व क्या है? वजह नहीं, महत्व। इम्पोर्टेंस मतलब महत्व। ठीक है, इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव, और हाँ ऑफ क्या है? ये प्रीपोजिशन है। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सब्जेक्ट के रूप में जो यूज होता है ना, सब्जेक्ट आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता रहा हूँ कि जो इंग्लिश में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, उसके बाद वर्ब आता है, चाहे वो कोई भी वर्ब हो सकता है, एक्सिलियरी वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। और एक्सिलियरी वर्ब जो होता है उसका यूज़ अकेले भी होता है, मेन वर्ब का भी यूज़ भी अकेले होता है, और एक्सिलियरी और मेन वर्ब दोनों का साथ में भी होता है। एक्सिलियरी वर्ब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, ये सब सारे एक्सिलियरी वर्ब में आते हैं। ठीक है, तो मैं कहाँ था? हाँ, तो एक्सिलियरी वर्ब और मेन वर्ब। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, इंग्लिश सेंटेंस का, एफर्मेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अगर निगेटिव है तो उसमें नॉट लग जाता है, निगेटिव नहीं है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्वेश्चन 2 तरह का होता है कि यस नो क्वेश्चन होता है, जिसमें क्या करते हैं कि डू, डज, डिड या एक्सिलियरी वर्ब उसको पहले रखते हैं, फिर सब्जेक्ट आता है। अगर WH क्वेश्चन वाला है, जैसे व्हाट, हाउ, वेयर, ये सारे वर्ड्स वाले क्वेश्चन हैं, तो उसमें पहले ये सारे वर्ड्स आते हैं, फिर एक्सिलियरी वर्ब आता है या मेन वर्ब जो भी हो। एक्सिलियरी वर्ब मेनली डू, डज, डिड ये सारे आते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट आता है और फिर मेन वर्ब आता है। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट में इन सब सारी चीज़ों को भी शॉर्ट वीडियो में लिख करके डालूंगा, क्योंकि हो सकता है बोलने से आप लोगों के समझ में उतना अच्छे से नहीं आ रहा हो, तो मैं शॉर्ट में भी लिख कर डाल दूंगा। लेकिन मैं बोलते समय भी बोलते चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें थोड़ी बहुत आप लोगों के पकड़ में आए। ठीक है, तो
यहाँ पे हाँ, तो सब्जेक्ट के रूप में मेनली जो यूज होता है ना, वो कोई नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, यही सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। और इसके अलावा भी सब्जेक्ट के रूप में यूज होता तो है, लेकिन वो फिर नाउन प्रोनाउन ना होकर के क्लॉज होते हैं। जैसे यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनल माइग्रेशन है, ये इसको क्लॉज बोलेंगे। क्लॉज होता है एक्चुअली जो सेंटेंस का एक पार्ट होता है, उसको क्लॉज बोला जाता है। जैसे 2-4 वर्ड को मिला करके एक छोटा सा सेंटेंस जैसा ही, वो सेंटेंस होता नहीं, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता है, सेंटेंस का एक पार्ट होता है, तो एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीग्रल माइग्रेशन है, इसको एज ए सब्जेक्ट भी यूज कहीं भी किया जा सकता है, हालांकि इसमें यूज नहीं है लेकिन किया जा सकता है, ठीक है। तो ए इम्पैक्ट ऑफ वोलाटाइल अर्निंग्स ऑन वीक फार्मर्स, इम्पैक्ट मतलब होता है प्रभाव, ठीक है। ऑफ मतलब वही प्रीपोजिशन का आगे की है, वोलाटाइल मतलब परिवर्तनशील और स्थिर, अर्निंग मतलब कमाई, ठीक है, जो अर्निंग होती है। ऑन मतलब पर, और बिग मतलब बड़े, और फार्मर्स मतलब किसान। बड़े किसानों पर जो अस्थिर उनका परिवर्तनशील आय है, कमाई है, उसका प्रभाव, ठीक है। उसके बाद ए पजल ऑन एजुकेशन, पजल मतलब पहेली, और एजुकेशन मतलब शिक्षा, शिक्षा पर पहेली, ठीक है। ये सारे सब टाइटल्स थे। तो चलिए यहाँ तक, आशा करता हूँ आप लोगों को सही से समझ में आया होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पैरा पे, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, ग्रैंड नैरेटिव्स ऑफ चेंज इन इंडिया यूजुअली एंड विद रूरल अर्बन डिवाइड। ग्रैंड मतलब होता है बहुत ही भव्य, बड़ा। नैरेटिव मतलब कहानियाँ, कथा, कहानी, ठीक है, विचार। चेंज मतलब परिवर्तन। ऑफ फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन है, इन प्रीपोजिशन है। ऑफ का मतलब काकी की, इन का मतलब में, इंडिया मतलब भारत, यूजुअली मतलब सामान्य तौर पे, इन मतलब समाप्ति होती है, विद मतलब साथ, रूरल मतलब ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी, डिवाइड मतलब जो डिवाइड कह सकते हैं, बंटवारा, हाँ ठीक है, बंटवारा। तो कह रहा है कि जो ये ग्रैंड नैरेटिव है, यानी भव्य बड़े बड़े जो विचार हैं, कहानियाँ हैं, यहाँ पे कहानी के रूप में यूज किया गया है। तो भारत में जो परिवर्तन की बड़ी कहानियाँ हैं, वो सामान्य तौर पे कहाँ पर आकर ख़त्म होती है, तो जो रूरल अर्बन डिवाइड है, यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का बंटवारा है, वहाँ पे आकर के इसकी समाप्ति होती है, ठीक है। बंटवारे का मतलब क्या, नहीं देखते हैं कि लोग कहते हैं कि ये गाँव से है, ये शहर से है, तो लोग समझ जाते हैं कि शहर से अगर है तो ये ज़्यादा मतलब जो ये अमूक पर्सन है, ये क्या है कि अगर शहर से है तो ये ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा या फिर ज़्यादा चालाक होगा, लेकिन गांव से है तो थोड़ा उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा गरीब होगा, उतना चालाक नहीं होगा, उतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होगा। तो यही एक डिवाइड के रूप में यूज़ किया गया। और इनकम में भी डिवाइड होता है, क्योंकि शहर में जो लोग हैं उनकी कमाई अच्छी होती है, जो गाँव में हैं वो ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे कमाने की सुविधा उतनी ज़्यादा उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। द डिवाइड परसिस्ट्स, डिवाइड मतलब वही जो अंतर है, जो बटा हुआ है, वो परसिस्ट होता है। परसिस्ट मतलब कायम रहता है, ठीक है, कायम रहना, बने रहना। बट द गैप इज़ नैरोइंग, लेकिन जो गैप है, जो ये इस दोनों के बीच का गैप, समझ रहे हैं ना, खाली स्थान है, वो क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। नैरोइंग मतलब सिकुड़ना, ठीक है। अब नेक्स्ट पैरा है 20 ईयर स्टोरी। 20 ईयर मतलब 20 वर्षों की जो कहानी है उसके बारे में। सिंस 2004-5, सिंस मतलब चूँकि भी होता है, से भी होता है, यहाँ पे 2004-5 से में के रूप में इसका यूज है। तो कह रहा है कि देयर हैव बीन 3 कंजम्पशन सर्वेज। अब देखिए, ये एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, ठीक है, सेंटेंस है। क्यों, मैं कैसे समझ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हैव के बाद बिन का यूज है। हैव के बाद बिन का यूज होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होता है। हालांकि ज़रूरी नहीं है, जब पैसिव वॉइस होता है तो पैसिव वॉइस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही हैव के बाद और हैज के बाद बिन का यूज होता है, लेकिन उसके बाद वहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वहाँ हैज है के बाद बिन, और उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है। लेकिन यहाँ पे वर्ब का यूज नहीं है, यहाँ पे क्या है, 3 कंजम्पशन सर्वेज, एक क्लॉज का यूज है, तो इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, ठीक है।
मैं कैसे समझ गया कि क्लॉज है? तो क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3 कंजम्पशन सर्वेज। सर्वे एक नाउन है, सर्वे से पहले कंजम्पशन है, तो ये एडजेक्टिव है, और 3 क्या है? एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये कंजम्पशन सर्वे को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो ये तीनों को मिला करके क्लॉज हो गया छोटा सा। तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। फिर 3 हैव बीन का तो ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये क्योंकि यहाँ पे वर्ब तो है नहीं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। तो कह रहा है कि देयर हैव बीन 3 कंजम्पशन सर्वेज। कह रहा है कि 2004-5 से 3 बार ये जो कंजम्पशन पर सर्वे है वो हो चुका है। कंजम्पशन मतलब उपभोग, जो लोग कितना कंज्यूम कर रहे हैं चीज़ों को, कितना मतलब यूज कर रहे हैं, ठीक है, उस पर 3 बार सर्वे हो चुका है। ए कॉमन थ्रेड लिंकिंग देम इज ए नैरोइंग गैप बिटवीन द एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर। MPC का फुल फॉर्म मैंने बताया था, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया, ठीक है। कह रहा है कि एक सामान्य जो धागा है जो इन लोगों को बांधे हुए है, जोड़े हुए है, लिंकिंग मतलब जोड़ना, ये एक नैरोइंग गैप है, मतलब सिकुड़ता हुआ गैप है। किसके किसके बीच में? तो एवरेज जो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों भारत में रहने वाले लोग हैं उनके बीच में, ठीक है। तो ये क्या है? कॉमन थ्रेड का काम करता है जो इनको जोड़े हुए है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रात में रिकॉर्ड करने में ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि नींद सा आने लगता है। एक्चुअली दिक्कत ये है कि नींद सा इसलिए आने लगता है क्योंकि मैं पूरे दिन थक कर के ऑफिस में रहता हूँ, ऑफिस से आता हूँ तो रात हो जाता है, तो 2-3 मतलब 1-2 बज गए, तो अभी वीडियो रिकॉर्ड करने में थोड़ा थोड़ा नींद सा आने लगता है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि इफ़ अर्बन MPCE इन 2004-5 वाज 91% हायर देन रूरल एक्सपेंडिचर, द डिफरेंस बाय 2022-23 हैड श्रंक टू 71%। इफ़ मतलब यदि ग्रामीण MPCE 2004-5 में, सॉरी शहरी, अर्बन है, तो 2004-5 में अगर अर्बन शहरी 91% था, जो कि हायर था कहाँ से? रूरल एक्सपेंडिचर से। रूरल मतलब ग्रामीण जो खर्च, ग्रामीण लोग जो खर्च कर रहे थे उससे 91% हायर था, ज़्यादा था। द डिफरेंस बाई 22-23, 22-23 तक आते आते जो डिफरेंस अंतर हो गया वो कहाँ तक आ गया? तो श्रंक मतलब सिकुड़ गया 71% तक, यानी अंतर जो 91 था वो 22-23 में आकर के 71% हो गया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये भी पैरा आप लोगों को समझ में आया होगा। और हाँ, कोई प्रॉब्लम हो अगर समझने में, या कुछ आप चाहते हो कि मैं एक्स्ट्रा बताऊँ या जो कुछ भी हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने से मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पाऊँगा, आप लोगों की बात, आप लोगों के बातों को समझ पाऊँगा, उसके अकॉर्डिंग मैं चीज़ों को लाऊँगा, ठीक है। अभी तो मैंने काफ़ी अभी तो शुरू ही किया है, तो अभी तो देख मतलब मेरे वीडियो का रीच हो नहीं पाता है, तो कोई देख नहीं पाते हैं, तो अभी तो नहीं। लेकिन जब भी आप देखना शुरू करेंगे, आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहें तो उसके लिए मैं अपना जो भी ईमेल आईडी है, जो भी है, वो मैं बाद में जब आप लोग बताएंगे तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये नेक्स्ट पैरा पे हम लोग बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये सेकंड पैराग्राफ, माइग्रेशन इज की। माइग्रेशन क्या है? तो मुख्य चीज़ है। की मतलब मुख्य, ठीक है। की मतलब वैसे चाबी होता है, लेकिन यहाँ पे चाबी नहीं होगा। माइग्रेशन का मतलब मुख्य चीज़ है, मतलब मुख्य बिंदु है, ठीक है। तो माइग्रेशन मतलब वही स्थानांतरण जो मैंने बताया था, ठीक है। तो कंजम्पशन डेटा स्टडीड विद डेटा ऑन रूरल हाउस होल्ड्स एक्सप्लेन्स द चेंज। कह रहा है कि उपभोग पर जो डेटा है उसका स्टडी किया गया, जो रूरल ग्रामीण जो हाउस होल्ड हैं, हाउस होल्ड मतलब गृहस्थ लोग, जो घरेलू लोग हैं ना, तो उनके डेटा के साथ जो स्टडी की गई तो पाया गया कि वो क्या करता है, इसमें जो भी परिवर्तन है उसको ये एक्सप्लेन करता है। यानी एक्सप्लेन करना मतलब विस्तार से बताना, ठीक है। ये वर्ड्स तो एक्सप्लेन वगैरह ये सब तो काफ़ी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते होंगे, इसीलिए मैं एक एक मीनिंग को बता रहा हूँ कि कई लोग ऐसे होंगे जो शायद जिनको ये सारी चीज़ें भी ना पता हो, तो उनको समझ में आएंगी बातें सही से, ठीक है। Rural families with a small land holdings now get more than half their income from
नॉन फार्म सोर्सेस। कह रहा है कि जो ग्रामीण, रूरल मतलब ग्रामीण परिवार हैं, ठीक है, विद स्मॉल लैंड होल्डिंग से, स्मॉल मतलब थोड़ा सा, वैसे छोटा होता है लेकिन यहाँ पे क्योंकि लैंड होल्डिंग मतलब ज़मीन होता है, तो ज़मीन तो छोटा ज़मीन होने का मतलब क्या, थोड़ा सा ज़मीन, ठीक है। तो नाउ अब गेट मतलब पाना, मोर मतलब ज़्यादा, दैन मतलब की तुलना में, हाफ मतलब आधे से, देयर मतलब अपने, इनकम मतलब आय, फ्रॉम मतलब से, नॉन फार्म सोर्सेज, सोर्स मतलब स्रोत होता है, नॉन फार्म मतलब जो खेती से अलग चीज़ हो, ठीक है। तो कह रहा है कि जो ग्रामीण जो परिवार हैं जिनके पास की कम भूमि है, उनको अब आधे से ज़्यादा अपने इनकम के आधे से ज़्यादा वो पा रहे हैं, मतलब पा रहे हैं का मतलब कमा रहे हैं, मिल रहा है। कहाँ से, तो नॉन फार्म सोर्सेज से, मतलब ऐसे स्रोतों से जो कि खेती से अलग है, उन चीज़ों से वो कमा रहे हैं आधे से ज़्यादा, ठीक है। तो इकोनॉमिक माइग्रेशन विद इन स्टेट्स एंड अक्रॉस देम, इसमें किसी कहीं कहीं में जल्दी पढ़ाने के चक्कर में ये जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो बता नहीं पाता हूँ, तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग बोल सकते हैं, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। वैसे मैं धीरे धीरे, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, तो ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे, वो मैं बताता रहूँगा। अभी कभी भूल जाता हूँ तो नहीं भी बता पाता हूँ, कभी याद आता है तो बता भी देता हूँ, ठीक है। तो इकोनॉमिक माइग्रेशन विद इन स्टेट्स एंड अक्रॉस देम इज़ बिगनिंग टू शो इट्स इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन। अब देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को सही से बताऊँगा, ये जो सेंटेंस है काफ़ी लंबा है, और इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट यहाँ तक है, इकोनॉमिक माइग्रेशन विद इन स्टेट्स एंड अक्रॉस देम, यहाँ तक ये सारा सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके बाद इज वर्ब है, कौन सा वर्ब, एक्सिलरी वर्ब है, फिर बिगनिंग मेन वर्ब है, फिर ये शो ये इन्फिनेटिव है, और फिर इट्स इम्पैक्ट ऑन कंजम्पशन ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, माइग्रेशन मतलब स्थानांतरण, विद इन मतलब के दौरान होता है, के अंदर ही, ठीक है, के दौरान बोल सकते हैं, के अंदर बोल सकते हैं, तो स्टेट मतलब राज्य के अंदर, और अक्रॉस देम और उसके बाहर, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक माइग्रेशन है राज्य के अंदर और राज्य के बाहर जो होता है, क्योंकि कई लोग राज्य के अंदर ही एक ज़िले से दूसरे ज़िले काम करने जाते हैं, कई लोग अपने राज्य से बाहर जाते हैं, जैसे बिहार के लोग दिल्ली आ जाते हैं, चाहे यूपी के लोग दिल्ली आते हैं, चाहे पंजाब जाते हैं, चाहे कोई अमेरिका चला जाता है, इस तरीके से। तो ये क्या है, इज बिगिनिंग, ये शुरू हो रहा है, क्या दिखाने के लिए, क्या शो करने के लिए, तो इसका प्रभाव किस पे, कंजम्पशन पे, उपभोग पे, ठीक है। इट्स नैरोइंग द गैप, हाँ तो ये सब्जेक्ट था, ये तो मैंने बता ही दिया क्या क्या था। तो और ये जो है इसमें ये जो भी बना हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए इज के बाद वर्ब इन्फिनेटिव मैंने बता दिया, और इसका ये इट्स एक एडजेक्टिव है, और इम्पैक्ट क्या है, नाउन है, और कंजम्पशन क्या है, नाउन है, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, विद इन क्या है, प्रीपोजिशन है, स्टेट क्या है, नाउन है, अक्रॉस क्या है, प्रीपोजिशन है, देम क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है, माइग्रेशन क्या है, नाउन है, इकोनॉमिक क्या है, एडजेक्टिव है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आएंगी धीरे धीरे, पढ़ते पढ़ते, प्रैक्टिस करते करते, तब समझ में आने लगेंगी कि कौन सा कहाँ एडजेक्टिव होता है, क्या वर्ब होता है, ये सारी चीज़ें। और वैसे भी मैं ग्रामर की ये सब चीज़ें पढ़ाते समय भी बताता रहूँगा, और शॉर्ट्स में भी वीडियो बना के डालूँगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए, या फिर कभी ग्रामर की क्लास ही ले आऊँगा बीच में, तो चीज़ें समझ में आएंगी। तो कह रहा है कि इट्स नैरोइंग द गैप बिटवीन रूरल अर्बन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इट्स मतलब ये क्या कर रहा है, इट्स नैरोइंग। अब देखिए इट्स जो इट जो है ना, इट और देयर, ये दो सब्जेक्ट ऐसा है जिसका सब्जेक्ट के रूप में कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। इन दोनों को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहा जाता है। इंट्रोडक्टरी मतलब किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इंट्रोड्यूस करने के लिए का मतलब क्या है, उसके बारे में बताने के लिए। तो कह रहा है कि इट्स नैरोइंग, ये क्या है, ये सिकुड़ता हुआ है, क्या, गैप, किसके किसके बीच में, ग्रामीण और जो शहरी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उपभोग पे जो खर्च है, उसके बीच में जो गैप है वो सिकुड़ रहा है, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। स्मॉल बट डूइंग बेटर, स्मॉल मतलब छोटा, बट मतलब लेकिन, डूइंग मतलब करना, बेटर मतलब अच्छा। छोटा तो है लेकिन अच्छा कर रहा है, क्या अच्छा कर रहा है, क्या छोटा है, चलिए पढ़ते हैं, आगे जानेंगे। फॉर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स विद अप टू 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड होल्डिंग, नॉन फार्मिंग सोर्सेज ऑफ इनकम कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ टोटल इनकम। कह रहा है कि जो एग्रीकल्चरल जो मतलब कृषि से संबंधित जो हाउस होल्ड्स हैं, मतलब गृहस्थ लोग हैं, जिन
ये घरेलू लोग हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर तक की लैंड होल्डिंग है, मतलब ज़मीन है, और नॉन फार्मिंग सोर्सेज ऑफ इनकम, और उनके आय का जो नॉन फार्मिंग स्रोत है, मतलब खेती से अलग स्रोत है, वो कंट्रीब्यूट करता है कितना, टोटल इनकम का 50% से भी ज़्यादा। ठीक है, ये कहने का मतलब ये है कि ये ऊपर के सेंटेंस का मतलब ये है कि जो भी लोग खेती से जुड़े हुए जो भी फैमिली हैं, परिवार हैं, हाउस होल्ड हैं, जिनके पास 1 हेक्टेयर तक की सिर्फ ज़मीन है, तो उनका जो आय का स्रोत है ना, तो उनके टोटल इनकम के 50% से भी ज़्यादा वो कहाँ से कमाते हैं, नॉन फार्मिंग सोर्स से कमाते हैं। इफ़ ए फैमिली इज होल्डिंग इज बिटवीन 1-2 हेक्टेयर्स, अगर किसी परिवार की ज़मीन का होल्डिंग मतलब ज़मीन उनके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक है, तो नॉन फार्मिंग इनकम इज 42% ऑफ टोटल इनकम, तो उनका जो टोटल इनकम का जो स्रोत है वो नॉन फार्मिंग से वो कितना है, 42%। और इन इंडिया, भारत में 93% ऑफ रूरल फैमिलीज ऑन 2 हेक्टेयर्स और लेस, भारत में जो ग्रामीण जो परिवार हैं उसका 93% लोग ऐसे हैं जिनके पास या तो 2 हेक्टेयर ज़मीन है या 2 हेक्टेयर से कम है, तो बाकी जो 7% है उनके पास ही ज़्यादा ज़मीन है। 93% लोग जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनके पास बस 2 हेक्टेयर है या उससे कम ही है। ठीक है, चलिए, तो कह रहा है कि स्मॉल गैप एट द बॉटम, मतलब नीचे की तरफ कैसा गैप है, स्मॉल नहीं, स्मॉलर मतलब कम। ठीक है, यहाँ पे स्मॉलर कंपैरेटिव डिग्री का वर्ड है। ठीक है, स्मॉल होगा पॉजिटिव डिग्री, स्मॉलर होगा कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री में आएगा स्मॉलेस्ट। तो द रूरल अर्बन गैप इज नैरोएस्ट फॉर द लोएस्ट 20% ऑफ पॉपुलेशन, कह रहा है कि जो ग्रामीण और शहरी गैप है वो कितना है, नैरोएस्ट है, मतलब बहुत ही सिकुड़ा हुआ है, बहुत ही छोटा है। फॉर द लोएस्ट, सबसे कम जो पॉपुलेशन के 20 लोएस्ट मतलब क्या, सबसे कम जो 20% लोग हैं उनके लिए। दैट्स बिकॉज एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स विथ ऑन विएबल लैंड होल्डिंग्स हैव नो चॉइस बट टू लुक फॉर अदर इनकम, कह रहा है कि यही कारण है क्योंकि जो दैट्स बिकॉज क्योंकि एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स जो हैं, जो मतलब खेती गृहस्थी वाले फैमिली हैं, वो अनविएबल लैंड होल्डिंग्स, मतलब अनविएबल मतलब होता है अव्यवहारिक जो ज़मीन है उनके साथ उनके पास कोई चॉइस नहीं है। ये अव्यवहारिक जो ज़मीन कह रहा है, वो क्यों कह रहा है, क्योंकि उनके पास कम ज़मीन है, तो कम ज़मीन का कोई ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है, इसलिए वहाँ पे कहा हुआ है अनविएबल मतलब अव्यवहारिक। कुछ ज़्यादा ज़मीन रहेगा तभी तो आप उस पर डिपेंडेंट हो पाइएगा ना, कि आपके पास इतना इनकम आ जाए कि आपको कोई दूसरा काम ना करना पड़े, लेकिन इनके पास कम ज़मीन है तो इनके पास उतना इनकम उससे हो नहीं पाता है, तो बेचारे क्या करें, उन्हें कोई दूसरा सोर्स ढूंढना पड़ता है अपनी आजीविका के लिए। तो वही कह रहा है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं बचता है फिर, क्योंकि कम ज़मीन है, अव्यवहारिक ज़मीन है, तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है बट टू लुक आफ्टर फॉर अदर इनकम, मतलब इनकम के दूसरे स्रोत को ढूंढने के अलावा कोई दूसरा चारा उनके पास नहीं होता, कोई चॉइस नहीं होता है। चलिए, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट पैरा पे हम लोग पढ़ते हैं। तो ये पैराग्राफ है, बिग फार्मर्स आर रेस्टिव, बिग मतलब बड़े और फार्मर्स मतलब किसान, तो बड़े किसान किनको बोलेंगे, कॉमन सेंस, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है वो बड़े किसान हो गए, जिनके पास कम ज़मीन है या नहीं है तो वो छोटे हो गए। ठीक है, तो रेस्टिव मतलब बेचैन, अशांत। ठीक है, तो यहाँ शांत नहीं बोलेंगे, यहाँ पे बेचैन बोलेंगे। किस चीज़ के लिए, तो पैसे कमाने के लिए। कोई भी बेचैन क्यों होता है, पैसे कमाने के लिए। अगर पैसा नहीं आया किसी चीज़ से तो फिर काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाता है। ठीक है, तो कंजम्पशन डेटा प्रोवाइड्स एविडेंस टू सपोर्ट ए स्ट्रैंड of explanation for the region traditionally dominant agrarian communities have begun to agitate for reservations। देखिए यहाँ पे वही बात बोल रहा है कि कंजम्पशन डेटा जो है, जो उपभोग का जो डेटा है, वो एक सबूत देता है। क्या सबूत देता है, सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए, क्या, एक स्ट्रैंड को, एक धारणा को। किस धारणा को, तो ऑफ एक्सप्लेनेशन फॉर द रीजन, मतलब एक्सप्लेनेशन मतलब एक्सप्लेन करना, जो एक कारण है उसके लिए जो एक्सप्लेनेशन है उसकी धारणा को ये सपोर्ट करता है। ठीक है, कौन सा कारण है, तो ट्रेडिशनली डोमिनेंट एग्रेरियन कम्युनिटी, जो
परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनली का मतलब होता है परंपरागत, और डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभुत्वशाली, प्रभावशाली। एग्रेरियन मतलब होता है कृषक, और कम्युनिटी मतलब समुदाय। जो परंपरागत रूप से जो प्रभावशाली कृषक समुदाय हैं, हैव बिगन, उन्होंने शुरू कर दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, बिगन, उन्होंने शुरू कर दिया है। क्या करना? टू एजिटेट, आंदोलन करना। किसके लिए? रिजर्वेशन के लिए, कि भाई हमें रिजर्वेशन दो, हमारे पास तो ज़मीन है, उससे कुछ आ नहीं रहा है, हम क्या करें, हमें मतलब हमारी कमाई तो हो नहीं पा रही है, हम किससे जिएंगे, तो हमें नौकरी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, उसके लिए हमें भी रिजर्वेशन दो, कि ताकि मार्क्स कम भी रहे तो हमारा सिलेक्शन हो जाए, है ना, तो और अच्छी नौकरी मिल जाए। प्राइवेट में तो सबको पता है कि क्या होता है ये है। तो चलिए, इट्स लैंड होल्डर्स विथ मिड साइज्ड होल्डिंग्स हु आर मोर डिपेंडेंट ऑन वोलाटाइल फार्म इनकम एंड परसीव स्टैग्नेशन रिलेटिव टू अदर ग्रुप्स। तो इट्स लैंड होल्डर्स कह रहा है कि ये ज़मींदार लोग हैं, लैंड होल्डर्स, जिनके पास मिड साइज की होल्डिंग है, मतलब ज़मीन है लेकिन मिडिल साइज का है, मतलब न बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है। हु आर मोर डिपेंडेंट, जो क्या है, हु क्या है यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, जो ज़्यादा डिपेंडेंट है, निर्भर है, किस चीज़ पे? वोलाटाइल फार्म पे, मतलब ऐसे खेती पे जो कि स्थिर नहीं है, जिसका कोई पता नहीं है, आज थोड़ा इनकम हो गया, कल नहीं भी होगा, परसों थोड़ा ज़्यादा हो भी जाए, मतलब कोई पता नहीं है। आजकल तो खेती का कोई पता ही नहीं रहता है, कितना इनकम होगा नहीं भी होगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अस्थिर खेती पे क्या है, डिपेंडेंट है, अस्थिर खेती के आय पे, और परसीव स्टैग्नेशन, और उनको क्या करना होता है, तो वो स्टैग्नेशन बोलते हैं कि जो मतलब किसी चीज़ में रुकावट आ जाती है, तो वही मतलब परसीव करते हैं स्टैग्नेशन को रिलेटिव टू अदर ग्रुप, मतलब दूसरे ग्रुप से संबंधित जो रुकावट है उसको वो परसीव करते हैं, मतलब उसका उनको सामना करना पड़ता है, उसको वो अपने विचार में लेते हैं, ठीक है। परसीव मतलब होता है धारण करना, और स्टैग्नेशन मतलब होता है रुकावट, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक, यहीं पे हम लोग आज इसको ख़त्म करते हैं। काफ़ी रात हो गई है और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया होगा, थोड़ा सा बचा हुआ है, लेकिन मैं ज़्यादा जाऊँगा नहीं, यहीं तक रहने देता हूँ। वीडियो लंबी हो गई है, आप लोग आगे देखेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग बोलेंगे तो मैं फिर कंटिन्यू पूरा ही पढ़ाया करूँगा। लेकिन अभी क्योंकि मतलब वीडियो भी लंबी हो जाती है, और फिर अभी उतना है भी नहीं, देखते भी नहीं है कोई, तो इसलिए अभी मैं शॉर्ट ही रखता हूँ। शॉर्ट क्या है, फिर भी तो 25-30 मिनट का हो ही जाता है, और क्योंकि काफ़ी एक्सप्लेन करके बताना पड़ता है, तो सही ही है अगर कम ही चीज़ें बताएं, लेकिन उसको सही से अच्छे से बताएं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। चलिए, गुड नाइट, बाय।